ठीक है, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है, लास्ट टाइम हमने किया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कह रहा है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू गिव अ पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज द यूज ऑफ द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट स्टैंडर्डाइज। कहता है जो टर्म है ऑर्गेनाइजेशन उसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया, इट इज चेंज एज पर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग इसको चेंज करते जा रहे हैं डेफिनेशन को ऑर्गेनाइजेशन की। इट्स मेंबर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड एनवायरनमेंट चेंजेस। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर एज गिवन बिलो। ठीक है, डेफिनेशंस बता रहे हैं अलग अलग पर्सन ने जो डेफिनेशंस नहीं कहता। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन फॉर अटेनिंग द कॉमन अकॉर्डिंग टू द ठीक है कॉमन ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू द मूनी एंड रिलीज। एंड ऐसी एक डेफिनेशन कह रहे हैं अपना अकॉर्डिंग टू द डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड एज द सोशल यूनिट which is deliberately constructed and reconstructed to seek the specific goals। ठीक है, ऐसी organization can be defined as a process of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating responsibilities and authority and relationships for the purpose of enabling people to work most effectively together the accomplish objectives। ठीक है, डिफरेंट पर्सन ने डिफरेंट डेफिनेशन दी हुई है इसकी ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट जो हमारे पास है था नेचर कैसा होगा ऑर्गेनाइजेशन का, कैसे, तो कहता है यू कैन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स ग्रुप ऑफ पर्संस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा डिफरेंट ग्रुप पर्संस के होंगे। एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स अ ग्रुप ऑफ पर्संस एंड कंबाइंस देयर एफर्ट्स टू अचीव द कॉमन गोल। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन सेकंड वन इज कम्युनिकेशन कहता है हम जो बात करेंगे ठीक से सब्सक्राइब करेंगे। जो फर्स्ट वन में कह रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में कह रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे होंगे ना, ठीक है, उसमें डिफरेंट पर्सन इन्वॉल्व होंगे, कंबाइन करके बनाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है गुड कम्युनिकेशन, द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड दे कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज। No organization can survive without an efficient and effective system of communication। Third कह रहा है organizing is a basic function of management। Organizing is done in relation to all other functions of management, namely planning, staffing, directing and controlling, and all the areas of the business, namely purchasing and production and marketing and personals। नेक्स्ट कहता है ऑर्गेनाइजिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कहता है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इट इज नॉट अ वन स्टेप फंक्शन। मैनेजर्स आर कॉन्टिन्यूसली engaged in organizing। The organizing functions is performed by all managers like production manager, marketing manager, personal managers and so on। इसमें डिफरेंट मैनेजर्स का अपना अपना फंक्शन है वो कहता है। Organization involves a network of authority। In the organization, various positions are created and specific tasks are assigned to them. To perform the task, each position is delegated adequate authorities। Next कहता है फीचर्स की बात कर रहा है, फीचर्स ऑफ अ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कहता है अगर कोई सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो उसके लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए होंगी। कहता क्लियर द लाइन अथॉरिटी, एडुकेट डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी, लेस मैनेजेबल लेवल्स, स्पैम ऑफ कंट्रोल, सिंपल एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए कहता सिस्टम। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है अ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड मीट वेरियस नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द enterprise। The following are the main features of a good organization structure। First one is a clear line of authority। There should be a clear line of authority from top to bottom। The delegation of the authority should be step by step। Everybody in the organization should be clear about his work। ठीक है,
जो हर पर्सन होगा जो टॉप लेवल पे और जो बॉटम लेवल पे सबसे नीचे लेवल पे है, कहता है वो सारी चीजें क्लियर होंगी, यानी कि स्टेप बाय स्टेप उसको ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसके बारे में वो कह रहा है इसमें फर्स्ट स्टेप में, क्लियर द लाइन ऑफ अथॉरिटी, देयर शुड बी अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी शुड बी स्टेप बाय स्टेप, एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी क्लियर अबाउट हिज वर्क, सबको अपने काम के बारे में पता होना चाहिए। कहता इन द एब्सेंस ऑफ द क्लैरिटी देयर विल बी अ कंफ्यूजन एंड कंफ्लिक्ट्स। ठीक है, तो नहीं तो कहता क्या होगा, कंफ्यूजन होगी और थोड़ा कंफ्लिक्ट्स रहेंगे। नेक्स्ट कहता है एडुकेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट वन कह रहा है एडुकेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी एडुकेट समटाइम्स, मैनेजर्स असाइन वर्क टू द सबऑर्डिनेट्स, जो मैनेजर्स होंगे कहता है अपने वर्कर्स को, जो सबऑर्डिनेट्स होंगे उनके साथ जो होंगे टीम होगी, उसको अपना वर्क असाइन करेंगे, कहता है जो भी काम उन्हें करना है, विदाउट गिविंग देम द प्रॉपर अथॉरिटी। ठीक है, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द सबऑर्डिनेट्स बिकॉज दे मे नॉट बी able to accomplish the task. Less managerial levels, अगर कम हो गए थे managers, there should be a minimum level of the management. More number of levels and more the delay. कहता है अगर manager levels पे हम कम होंगे तो क्या होगा, काम increase हो जाएगा, ठीक है, levels भी increase हो जाएंगे और time भी ज़्यादा लगेगा, तो delay हो जाएगा काम में। तो कहता है there should be minimum level of management, more number of levels and more the delay of in communication. It will take more time to convey the decision from top to bottom. जो मैनेजमेंट डिसीजन ले गया था उसको नीचे तक आने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो द नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल्स डिपेंड्स फ्रॉम द नेचर ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन। कहता है जो नंबर ऑफ मैनेजर्स हैं उनको किस चीज़ पे हम डिपेंड करेंगे, ऑपरेशन कैसा होना है, नेचर ऑफ द स्केल एंड ऑपरेशंस। मॉडर्न ट्रेंड्स is towards flat organizations, multi-tier pyramids and giving place to groups, handling work as project with much autonomy and minimum hierarchy. Next is the span of control. Span of control refers to the number of people a manager can directly supervise. Efforts should be made to keep a well-managed group under a supervisor, otherwise there will be confusion. Span of control also depends on the nature of work, location and other conditions. Fifth step कह रहा है simple and flexible. Organization structure should be simple. There should not be unnecessary levels of management. A good organization should avoid confusion. ठीक है, the organizational structure should be flexible to adjust according to the changing needs. कहते जो भी needs में change आ रहा है मार्केट की, उसमें अपनी change आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको change कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट लेवल को। ठीक है, इसको हम सिंपल और फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, सिंपल रख सकते हैं और फ्लेक्सिबल रख सकते हैं कि अगर इसे हमें चेंज करना तो हम वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है फॉर्म्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी टाइप्स की बात कर लें, फॉर्म्स की बात कर लें, तो कहता है बेसिकली हमारे पास दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट वन इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द organizational structure is formalized for simplicity and efficiency. In the formal type of organization, jobs are defined and described, employees working in coordination to achieve the common objectives. For example, students are sitting in a class for a common objective, that is study. जो कहता है एग्जाम्पल दिए उसने, स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए, किस लिए बैठे हुए हैं, पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। तो कहता है वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव। हम एक ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे, जैसे हम इंडस्ट्री में लेके चल रहे हैं कि हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करके वो टारगेट को पूरा करना है। और जो स्टूडेंट की एग्जांपल दी उसने, स्टूडेंट क्लास में इसलिए बैठे गए थे कि पढ़ने के लिए बैठे। एडवांटेजेस बता रहा कहता है फॉर्मल की, कहता एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज डिस्कस कर रहे हैं कि द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज वेल डिफाइंड। कहता है ये अच्छे से डिफाइन किया होगा फॉर्मल स्ट्रक्चर में।
देयर इज अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जो वर्क डिवाइड किया होगा था वो प्रॉपर डिवाइड किया होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट, इक्वल इक्वलाइज किया होगा उसे, तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, वो इक्वली डिवाइड कर दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन में प्रोडक्शन वाले काम करेंगे, सेल्स वाले काम करेंगे था, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऐसे उसने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को उसको डिवाइड किया होगा। अथॉरिटी इज डेलीगेटेड बाय द सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। द पीपल शेयर द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द प्रोसेस इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर यूनिफॉर्म। There is a minimum amount of confusion and conflicts. There is a proper span of control and supervision in an organization. ठीक है, तो कहता है the people share the purpose of the organization. The process inputs and outputs are uniform. There is a proper span and control of the supervision in the organization. तो प्रॉपरली हम उसको सुपरवाइज कर सकते हैं। कहता कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कंफ्यूजन नहीं आ सकती कहता इस वाले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अगर इसको हम अडॉप्ट करते हैं। ऐसे कहते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, कहता फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वन इज वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन बिलो। फर्स्ट वन इज इट डज नॉट प्रोवाइड सोशल सेटिस्फेक्शन टू द इंडिविजुअल्स। कह रहे ये सेटिस्फाई नहीं करा पा रही, ठीक है। इट डज नॉट प्रोवाइड द सोशल सेटिस्फाई टू द इंडिविजुअल्स। देयर इज नॉट अ प्रॉपर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स। जो चैनल्स हैं अगर प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो पाएंगे तब भी प्रॉब्लम आ सकती है। कहता देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट के लेवल भी डिफरेंट होंगे। कहता है इट डिलेज द कन्वे डिसीजन टू द सबऑर्डिनेट्स। तो जो डिसीजन लेना है मैनेजर लेवल पे या हायर लेवल पे कहता वो भी प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाएगा इसमें। कहता नेक्स्ट वन इज द एम्प्लॉयज हैव टू बिहेव अकॉर्डिंग टू द set rules and regulations. Employees has the least amount of freedom in the task. ठीक है, तो ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज किसके थे, फॉर्मल के थे। फॉर्मल में वो क्या चीज कह रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फॉर्मलाइज्ड फॉर अ सिंप्लिसिटी। कहते सिंप्लिसिटी एंड एफिशिएंसी के लिए हम इसे जानते हैं इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को ना। इन द फॉर्मल टाइप ऑर्गेनाइजेशन जॉब्स आर डिफाइंड एंड डिस्क्राइब्ड, employees working in coordination to achieve the common objective। जो एक ऑब्जेक्टिव होगा हमारा उसको अचीव करने के लिए हम कॉमन काम करेंगे, सारे इकट्ठे होकर काम करेंगे। कहता है इसमें एग्जांपल बताई थी इसमें, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, स्टडी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या कह रहे हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ द पीपल इन देयर वर्क। There are no rules and regulation। कहता वहाँ कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा, ऐसा कोई हार्ड कोड रूल नहीं बनाया हुआ उन्होंने। It is just like a group of friends having lunch in a restaurant, for example, college group, people sitting in a cafe, a meeting of the peers to share view of a different subject। ठीक है, तो इसमें कोई हार्ड कोड रूल नहीं बना हुआ, जिसके सजेशन देने में उसमें दे सकता है। कहता तो informal organization refers to a natural grouping of the peoples in their work। ठीक है, there are no rules and regulations, it is just like a group of friends having lunch in a restaurant। एडवांटेजेस बता रहा है इनफॉर्मल की। कहता वेरियस एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन बिलो। इट प्रोवाइड्स सोशल सेटिस्फेक्शन टू द इंडिविजुअल्स। देयर इज अ इफेक्टिव फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कहता employees are free in the proceeding according to their likings। there is no level of management, none besides none dictates। there is no delay to convey decisions to the subordinates। decisions emerges as consequences। more freedom in the behaviors is possible। employees have free atmosphere and there is no fear। कहते कोई डर भी नहीं होगा और उसे एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाएगा। डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं इसकी। डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कहता द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेट इज नॉट वेल डिफाइंड। प्रॉपरली को डिफाइन नहीं हो गया था। देयर इज नॉट अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क। जो वर्क हमने डिवाइड किया गया था वो प्रॉपरली नहीं किया हुआ। देयर इज अ मैक्सिमम चांसेस ऑफ कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जो कंफ्यूजन क्रिएट करने के भी चांसेस ज्यादा होंगे। द प्रोसेस
The processes of inputs and outputs are not uniform. There is not a proper span of control and supervision. Jobs are not well defined. तो ये उसके डिसएडवांटेज बताता था हमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास डिसएडवांटेज थे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसमें पहले लाइन ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, डिफरेंट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल टाइप्स हैं। लाइन है हमारे पास, क्या था, ठीक है, लाइन के बाद हमारे पास आता है, ठीक है, लाइन के बाद हमारे पास आता है फंक्शनल है। ठीक है, ऐसी दो और फंक्शनल और लाइन, तो इसको हमें डिस्कस करना है। तो उसमें अच्छी एग्जांपल दी हुई है उसने दो तीन हमें। ठीक है, तो उसमें लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कह रहे हैं कैसे काम करती है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो उसमें सबसे पहले लाइन आ रहा है, कह रहा है एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। द एडाप्टेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर largely depends upon the nature, scale and size of the business. Some important types of industrial organization structures are defined in the following topics. First one is a line organization. कहते हैं line organization क्या चीज़ है? तो line organization is the oldest and the simplest form of the organization structure. It is also known as chain of command or a military organization. In the line organization, authority flows downward from top to a lower level. In this organization, one person delegates authority to his subordinates. This organization is a structure where responsibility, on the other hand, flows upward. Everybody is responsible for his work. In this line organization, authority and responsibility flows in an unbroken straight lines. So it is called as line organization. This is suitable only for small scale businesses. Every person in the organization is direct chain of command. ठीक है, as shown. तो वो दिखा रहा है, कहते हैं इसमें क्या होगा, हायर अथॉरिटी टू लोअर अथॉरिटी तक हम काम करेंगे। सबसे ऊपर हमारे पास क्या होगा, जनरल मैनेजर्स होंगे। उसके बाद जनरल मैनेजर्स के अंडर क्या क्या काम होगा, प्रोडक्शन मैनेजर होगा, फाइनेंस मैनेजर होगा, मार्केटिंग होगा, सेल्स मैनेजर होगा। ये सारे जनरल मैनेजर के अंडर काम करेंगे। और प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर अपनी टीम होगी, सुपरिटेंडेंट्स होंगे, उसमें फोरमैन होंगे एंड वर्कर्स होंगे उसके लास्ट में। ऐसे ही फाइनेंस वाले के पास भी कहता है असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर होगा, अकाउंटेंट्स होंगे एंड क्लर्क्स होंगे। ऐसे ही मार्केटिंग मैनेजर की बात कर रहा हूँ तो उसमें भी असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर्स होंगे, सेल्स सुपरवाइजर्स होंगे और सेल्समैन होंगे। तो एक डिफरेंट एक स्ट्रक्चर बना हुआ जिसमें हम कह रहे हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप टू बॉटम, हायर लेवल टू लोअर लेवल तक हम यानी कि उनको बताएंगे कि ऐसे से काम होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन काम करेगा, वो कमांड देगा फाइनेंस मैनेजर को, फिर असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर के पास जाएंगे, फिर अकाउंटेंट के पास, फिर क्लर्क के पास, ऐसे। तो टाइप्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज अ प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो प्योर लाइन की बात कर रहे हैं। इन प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन all persons have to perform same type of work. The work is divided only for the purposes of control and directions. This type of organization is generally not in use. The following figures given the idea of pure organization. तो मार्केटिंग मैनेजर है था, उसने सेल्स सुपरवाइजर ए सेल्समैन को दे दिया, फिर सेल्स सुपरविजन दो टीम बना ली, फिर तीसरी टीम बना ली सेल्स सुपरविजन की टीम। तो उनके आगे उन्होंने सेल्समैन ने आगे 1 2 3 करके आगे जो डिवाइड किया वर्क। पर डिपार्टमेंट में क्या कह रहा है, द डिपार्टमेंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड्स द एंटरप्राइज इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। टॉप से कहता है बॉटम की तरफ हम चलेंगे। द होल डिपार्टमेंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन The whole department line organization is put under the control of chief executives. Department managers get orders directly from the chief executives. See the examples of engineering college. The following figures explain the departmental line of organization. उसने एग्जाम्पल दिया था किसी कॉलेज की, ठीक है, तो उसमें कैसे काम होता है। सबसे ऊपर क्या होता है, डायरेक्टर्स होते हैं,
डायरेक्टर्स के ऊपर फिर क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, डायरेक्टर या प्रिंसिपल आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, जैसे हमारा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस आ गया, ठीक है। डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल कौन कर रहा करता है, फिर उसके बाद एचओडीज आ जाएंगे नीचे। हर डिपार्टमेंट का अपना एचओडी है, मैकेनिकल का आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल का आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का आ जाएगा, कंप्यूटर्स का आ जाएगा। एचओडीज के अंदर कौन आएगा, टीचर्स आ जाएंगे सारे, कहता है टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3, टीचर 4। उसके बाद टीचर्स के अंदर क्या आ जाएंगे, स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो कहता है कि प्रॉपरली एक चेन बनी होगी जिसमें डायरेक्टर्स, डिपार्टमेंट्स, एचओडी, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, तो टोटल एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। तो डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जो काम होगा एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन में होगा, डायरेक्टर्स का, डिपार्टमेंट्स, फिर एचओडीज, फिर टीचर्स, फिर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एडवांटेजेस बता रहे लाइन ऑर्गेनाइजेशन की। The line organization has the following advantage. Simplicity है, coordination है, effective communication है, less expensive है, quick decisions है, effective control and flexibility है, ठीक है। ऐसी disadvantage है। तो पहले advantage की बात कर लेते हैं। Simplicity. Line organization is simple to establish. It can be easily understood by the employees. Everybody knows his work. सारे अपने काम के अनुसार जानते होंगे। So it can be operated simply and clearly. Coordination, the line organization help in the achieving effective coordination. The general manager is in charge of all the departments. He can easily coordinate the work of the various departments. Effective communication, in the line organization structures, authority goes from top to bottom. There is a direct link between the supervisors and his subordinates. They can communicate properly among themselves. Less expensive, it is very simple and less expensive. Easily established, it reduces the establishment cost. Line officers take their decisions themselves without any consultations or the hasty decisions. ऐसे कहते हैं quick decisions, in the line organization only one person is in the charge of a department. There is no personal staff for consultations. This enables a manager to take quick decision. Next one is कहता है effective control. Subordinates are limited under the line organization. There is a direct link between the supervisors and subordinates. It ensures a better control. Flexibility. Line organization system is flexible. This system is capable of adjusting itself according to the changing the situation. तो ये सारे एडवांटेज थे हमारे पास, ठीक है। सिंप्लिसिटी, कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लेस एक्सपेंसिव, क्विक डिसीजंस। ऐसे डिसएडवांटेज है कहता है। डिसएडवांटेज में हमारे पास क्या है, द लाइन ऑर्गेनाइजेशन हैज द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। फर्स्ट वन इज excess workload. In the line organization, too much work is expected from line managers. The workload goes on increasing with the expansion of the unit. The line manager cannot supervise each and every work. He is overloaded with the responsibilities. Lack of specialization, ठीक है, lack of coordination, lack of communication and lack of innovations and personal basis. तो ये सारे हमारे पास जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज थे डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इनकी जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमारे दो तरह की थी, प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट। तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में बताएंगे हमारे पास हमें कि कैसे कैसे काम करते हैं हम लाइन में और डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो